गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इन 2016 to 17 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन वाज 1,05,332 एंड इन 2017 to 18 द नंबर वाज 1,16,554, है ना। इफ 88,151 students pass in the examination in 2016 to 17 and 10,103,804 students in 2017। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 2016-17 वाले सेशन में कुल मिलाकर जो क्लास 10th में स्टूडेंट थे 1,05,332 थे, है ना। और 17-18 वाले सेशन में ये इतने हो गए 1,16,000, है ना, और 54 हो गए। 16-17 में 88,151 बच्चे पास हुए थे, लेकिन 17 और 18 में कितने बच्चे पास हुए हैं? 1,03,804 बच्चे। तो यहाँ बताना है पास परसेंट में डिक्रीजमेंट हुआ है कि इंक्रीजमेंट हुआ है ना। अगर इंक्रीजमेंट हुआ है तो कितना हुआ है, डिक्रीजमेंट हुआ है तो कितना हुआ है, वो परसेंटेज में बताना है। तो आइए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन से ही लिखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन 2016 to 17, यानी कि 16 और 17 वाले सेशन में इतने बच्चे अपेयर हुए हैं। यानी कि कितने बच्चे अपेयर हुए हैं आपके? 1,05,000, है ना, और 332 इतने बच्चे आपके अपेयर हुए हैं। क्लियर है ना। 1,05,332 बच्चे 2016-17 वाले एग्जामिनेशन में थे। अच्छा, और ये 17-18 में कितने थे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन 17 to 18, 17-18 में ये थे 1,16,054 बच्चे थे, है ना। इतना क्लियर हुआ। ये चीज़ जो है क्वेश्चन से ही लिखा जा रहा है, कहीं अलग से नहीं लिखा गया। अच्छा, फिर इसके बाद में 16 और 17 में इतने बच्चे पास हुए, मतलब इतने 1,05,332 में से कितने बच्चे पास हो गए? 88,151, 88,151 बच्चे पास हो गए, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन 17 to 18, और 17 से 18 में कितने बच्चे पास हुए? ये तो 16-17 में 88,000 पास हुए थे, और 17 से 18 में 1,00,000 ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, तो मतलब इंक्रीजमेंट हुआ, है ना। तो 1,03,804 बच्चे पास हुए हैं। इतना समझ में आया। अब यहाँ करें पास्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन 16 to 17। अगर 16-17 में देखा जाए कितने बच्चे पास हुए हैं तो कैसे निकालेंगे? जितने बच्चे पास हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 16 to 17, और जितने में पास हुए हैं, यानी कि ओवरऑल कितने बच्चे थे? इतने ही तो थे, है ना। और इनटू क्या किया जाता है? 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपका आएगा, है ना, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.68% आएगा, है ना। देखिए ये चीज़ टाइम को सेव करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ लिखकर ये पहले लिख दिया गया है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। क्वेश्चन समझ जाइए, बाकी कैलकुलेशन तो आप ही लोग को ऊपर है ना। आगे ये तो हो गए किसमें? 16 से 17। अच्छा, यही प्रोसेस के हम 17-18 में भी तो कर सकते हैं। और 17-18 में अगर पास परसेंट देखा जाएगा, है ना, पास्ड परसेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 17-18 में कितने बच्चे पास हो रहे थे? 1,03,804, है ना। इतने बच्चे पास हो रहे थे, मीन्स, और इतने में से पास हो रहे थे 1,16,054 में से इतने बच्चे पास हुए थे। 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा ये 89.44 आएगा, है ना। अब यहाँ पर बताना है पास परसेंट इंक्रीज ही तो हुआ है भाई। यहाँ 83% था और यहाँ पर 89 हो गया, यहाँ 83 से 89 हो गया, है ना। तो कितना पास परसेंट हुआ? 5.76% बच्चे पास हुए। समझ में आया? यस सर। यहाँ पर मेन यही चीज़ आपको ध्यान हमेशा ये रखना है। देखो, परसेंटेज निकालने के लिए जैसे यहाँ पास वाला निकालना है तो पास वाला लिखो, है ना, और जितने में पास हुए ओवरऑल को हमेशा नीचे लिखा जाता है ना। बस ये चीज़ ध्यान देना है। डन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इन द ईयर 2001 द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स ऑफ स्टेट वाज
4375। मतलब 2001 में जो मलेरिया के मरीज हैं वो कितने हैं? 4375 है ना। एवरी ईयर दिस नंबर डिक्रीज्ड बाई 8%। हर साल ये 8% की रेट से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, मतलब सही हो रहे हैं, है ना। तो बताना है कि 2003 में, मतलब 2003 में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, कम होगी तो कितनी हो जाएगी, है ना। ये चीज़ आपको बताना है यहाँ पर। डन। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए इन 2001 नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ मलेरिया, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ थोड़ा आप समझ ही सकते हैं, है ना। 2001 में जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 4000, है ना, 4375 हैं, इतने हैं मरीज, है ना। और डिक्रीज कितना हो रहा है? 8% पर ईयर। अगर यहाँ से और कितने साल में? देखो 2001 से शुरू हुआ और हमें बताना कब? 2003 में बताना है कि कितना कम हुए। यानी 2001 से 2001 से 2003 के बीच में कितने का टाइम गैपिंग हुआ? 2 साल का। मतलब 2 साल का हमें बताना है। तो मतलब टाइम 2 ईयर्स है। रेट देखा जाए तो 8% है ना। और इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल। इसको क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो 2003 में जो नंबर हो जाएंगे वो मान लेते हैं ए, अमाउंट मतलब ए है। तो लेट द नंबर ऑफ पेशेंट इन 2003 बी ए, यही पर यहाँ लेट किया गया। समझ में आया? इसे तो लेट आप एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइम तो 2 साल का गैपिंग है, इतना तो क्लियर ही हो गया। 8% है, रेट है ना। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। ये चीज़ आपका लगेगा यहाँ पर, है ना। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स कैसे निकालेंगे? पी इन अ ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 की होल पावर n। ये फार्मूला होता है, आपको ये चीज़ याद रखना होगा, है ना। अब यही चीज़ आपको पता है, रख दीजिए। 4375 पी का वैल्यू है, आर का वैल्यू 8 है ना, इसका होल स्क्वायर है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा ना तो 4375, और यहाँ पर देखिए आप कैंसिल कर दीजिए, है ना। 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100 हो जाएगा। 25 1 जा 25, अरे भाई 25 1 जा 25, 25 में से जब 2 निकाल देंगे तो 23 तो आएगा। 23 अपॉन 25, इसका होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो, 2 बार लिखा गया। अब आप ये कैंसिल आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको कैंसिल करोगे, कैलकुलेट करोगे, है ना, तो आपका कितना आ जाएगा? 3703। मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं 2003 में इतने हो जाएंगे, क्योंकि 8% के हिसाब से कम हो रहे हैं, तो इतना कम होकर आएंगे। समझ में आया? देखो ये तो आपका दिया गया है नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसको आप पी की तरह मानो, है ना। और यहाँ 8% पर ईयर का रेट है, टाइम 2 ईयर लग रहा है, तो आपका टी मिला है, आर मिला है, पी मिला है। यहाँ लेट कर लो कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है ना वो हैं ए है। आप चाहो तो एक्स वाई जेड जो आप चाहो मान सकते हो। ये फार्मूला अप्लाई किया गया, यही आपको याद रखना है। ए इज इक्वल टू पी इन अ ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 की होल पावर n, है ना। याद रहेगा ना। ए इज इक्वल टू पी इन अ ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 की होल पावर n। जितने भी हैं एक कॉपी बना लीजिएगा आप लोग, है ना। और जितना फार्मूला है सबको एक फार्मूले में लिख कर चलिए, है ना। देखिए अगर आप क्वेश्चन के थ्रू फार्मूला याद कर रहे हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं इकट्ठा फार्मूला लिखकर रट्टा मार लें तो 2-4 दिन तो याद रहेगा, लेकिन आप भूल जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही भूलना, है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू आप लगाएंगे, फार्मूले को लिखेंगे, तब आपको फार्मूला हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपको ये भी पता रहेगा इसका यूज कहाँ होता है। आगे चलते हैं, है ना। तो आगे आ जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका। 1 मिनट, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 1 मिनट भाई, हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन, है ना, 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज अबाउट 3850 क्यूबिक मीटर पर ईयर, है ना। इसका मतलब क्या है? 1975 में जो वाटर का कंजम्पशन है
है ना, ह्यूमन के द्वारा जो वाटर का कंजम्पशन है वो कितना है, 3850 क्यूबिक मीटर पर ईयर है ना। और इट डिक्रीज्ड टू अबाउट, ये इंक्रीज हो रहा है, इट इंक्रीज्ड टू अबाउट 6000 क्यूबिक मीटर पर ईयर इन द ईयर 2000, मतलब ये 1975 में ये था, 2000 में ये इंक्रीज होकर 6000 क्यूबिक मीटर पर ईयर हो गया, है ना। आगे कह रहे हैं फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ वाटर, वाटर के जो कंजम्पशन में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, एक तो ये बताना 1975 से 2000 के बीच में, और दूसरा बताना है कि एनुअल परसेंट बताना है ना। फाइंड द एनुअल परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में जो इंक्रीज हो रहा है वो एनुअल परसेंट, यानी कि हर साल कितने परसेंट की रेट से वो इंक्रीजमेंट हो रहा है। दो क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, इतना क्लियर है ना। यहाँ ब्रैकेट में दिया एज्यूमिंग वाटर कंजम्पशन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, आप ये अज्यूम करके चलो कि वाटर का जो कंजम्पशन हो रहा है एक समान रूप से, मतलब पहले साल जितना कंजम्पशन हुआ उतना दूसरे भी साल हुआ है ना, ऐसे एज्यूम करके। आइए फिर क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है वाटर कंजम्पशन इन 1975 में जो वाटर का कंजम्पशन था वो कितना है, 3850 क्यूबिक मीटर पर ईयर है ना। और यही चीज़ 2000 में कितना हो जाता है, 6000 क्यूबिक मीटर पर ईयर हो जाता है। अब बताइए यहाँ से तो ऐसे क्लियर है ना कि इंक्रीज हो रहा है, तो आप निकाल लो इंक्रीज इन वाटर कंजम्पशन कितना, 6000 में से 3850 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2150 क्यूबिक मीटर पर ईयर आ जाएगा, है ना। अब माइनस करना तो आता ही ना इतना, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका इतना, मतलब क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इतना इंक्रीज हुआ है ना। अब यही परसेंट में बता दो, तो परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू होता है इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, मतलब जिस पर वो इंक्रीज हो रहा है, इंटू 1000। इनिशियल का मतलब जिस पर इंक्रीज हो रहा है ना। तो भाई स्वाभाविक है पहले वाले पर ही इंक्रीज होगा, तो इतना इंक्रीज हुआ यानी कि 2150 अपॉन इतने पर हुआ, भाई पहले वाला तो ये था ना, तो इतने पर, है ना। और इंटू 100 जब किया गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 55.84%। अब सॉल्व करना तो आता ही है ना, चलिए ठीक है, डन है ना। मान लीजिए नहीं आता है तब आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, ऐसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, डन है ना, इतना क्लियर। आगे देखिए, अब देखो टाइम बिटवीन 1975 टू 2000, 1975 से 2000 के बीच में कितना टाइम लगा है तुम्हारा, 25 साल लगा है। तो एनुअल परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, परसेंट इंक्रीज अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 55, है ना। 55.84% हो रहा है इंक्रीज, कितने साल में हो रहा है, 25। अब बताओ जब इतने साल में हो रहा है तो एक साल निकालने के लिए हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है ना, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं कि 25 साल में 55, तो एक साल में 55 अपॉन 25 होता है कि नहीं। अरे भाई ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, 25 ईयर में 55.84 है, तो 1 ईयर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये डिवाइड किया गया 2.23%, ये एनुअल परसेंट, यानी कि हर साल इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, और इतना इंक्रीज होते 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 25 साल में इतना इंक्रीज हो गया, है ना। ये और क्वेश्चन में दिया गया ही यूनिफॉर्मली, मतलब जितना एक साल में इंक्रीज हो रहा है उतना अगले वाले साल में भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई ये चीज़, बोलो यहाँ क्लियर हुआ ना। अरे भाई वाटर कंजम्पशन दिया गया था 75 में इतना था, 2000 में इतना हो गया, फिर सबसे पहले इंक्रीज माइनस कर लिया गया, इसको परसेंट में बताना, इसलिए क्या करोगे, इंक्रीज जितना हुआ और जिस पर हुआ, तो किस पर हुआ, 3850 पर हुआ है ना, इंक्रीज हो रहा। अगर ये डिक्रीज होता तो भाई इस पर हम करते, लेकिन यहाँ इंक्रीज हो रहा, तो इनिशियल वैल्यू इनटू इससे सॉल्व किया गया 55, फिर एक ये 25 साल में तुम्हारा आ रहा है 55.84 आ रहा है, तो एक साल को निकालने के लिए क्या करो आप, अपॉन 25 कर दो। इस चीज़ को आप दो तरीके से लगा, आप ऐसे भी लगा सकते हो, 25 ईयर में, है ना, कितना इंक्रीज हो रहा है, 55.84 हो रहा है, इतना परसेंट हो रहा है ना, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 25 नीचे जाएगा, बात वही हुआ, बस यहाँ पर एक फार्मूले की तरह कर दिया गया, है ना। 55.84 और अपान क्या कर दो 25, बात वही तो आया ना। सॉल्व करोगे 2.23 आ जाएगा, डन, इतना क्लियर।
आइए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स वन बाई ए बी सी एंड डी इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2009 एज कंपेयर्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ 2004। अब यहाँ बताना है कि ए बी सी डी में किस सीट के नंबर में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ तो परसेंट में होता है और डिक्रीज हुआ तो भी परसेंट में होता है। तो आते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए तो 2004 में जो सीट थी वो 206 था। 206 था। अब ये चीज़ कहाँ से आया भाई, ये चीज़ आपका कॉलम से निकल रहा है ना। हम आपको बार बार नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि थोड़ा समस्या आप समझ सकते हैं समस्या क्या है ना। इसलिए यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो ये चीज़ 206 था, 9 में कितना हो गया 145 हो गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पहले 206 था तो 2000 जब 9 में पहुँचा तो 145 कम हो गया। तो कम का मतलब डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज पहले निकाल लो कितना डिक्रीज होगा। तो 2006 में से 206 में से क्या माइनस कर दो 145 माइनस कर दो तो आ गया 61 सीट आ गया तुम्हारा। माइनस करने पर कितना आएगा 61 आएगा। अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज अगर डिक्रीज परसेंट निकालना है तो ऊपर डिक्रीज, और जिस पर डिक्रीज हो रहा है उसे अपान में। तो किस पर डिक्रीज हो रहा है, इस पर कि इस पर। अरे 61 सीट कम हो रही है, 206 पे कम हो रही है कि 145 पे, तो अपान 206। जिस पर कम हो उसको नीचे लिखना है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज के लिए, इतना तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया। इसी तरह आपको पॉलिटिकल पार्टी बी के लिए भी करना है। यहाँ 2004 में इतना था, 2009 में इतना। अब यहाँ क्या हो रहा है बताओ, पहले 116 था, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नंबर निकाल लो। तो इंक्रीज नंबर माइनस कर दो 22 सीट आए। अब परसेंट निकालोगे तो 22। अब बताओ अपान में क्या लिखोगे, जो इंक्रीज 22 इंक्रीज हो रहा है किस पर हो रहा है, 16 पर हो रहा है या 38 पर हो रहा है, 16 पर हो रहा है ना। तो अपान जिस पर हो उसको नीचे लिखना रहेगा है ना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह आपको पॉलिटिकल पार्टी सी और डी के लिए तो लगा ही सकते हैं, हो जाएगा ना। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है सीता इज प्रैक्टिसाइजिंग बास्केटबॉल। सीता जो है बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही है ना। सी हैज मैनेज्ड टू स्कोर 32 बास्केट्स इन द 35 अटेम्प्ट्स। उसने क्या किया 35 अटेम्प्ट्स में 32 बास्केट्स का स्कोर किया है ना, कर चुकी है। व्हाट इज हर सक्सेस रेट इन द परसेंटेज। उसका जो सक्सेस रेट है वो परसेंटेज में कितना होगा। तो बहुत आसान है, देखिए टोटल बास्केट कितना है आपका 32 है। यस सर। टोटल बास्केट कितना है 32 है। टोटल कितना अटेम्प्ट किया उसने 35। बस इसी बात को तो परसेंटेज में बताना है ना। तो परसेंटेज हो जाएगा 32 इन्होंने अटेम्प्ट किया, किस में किया 35 पर। तो 35 नीचे कर दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे, याद रखना कैलकुलेशन आपके ऊपर है। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा, और कैलकुलेशन ऐसे स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे जब भी आप घर पर लगाओ इस चीज़ को, तो आप यहाँ वाला जैसे होता है ना, बच्चे लापरवाही कर, अरे लगाए वही उतार दे, जैसे इसको काटते पीटते नहीं है। हाँ इनको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, वो भी लिख देते नहीं, आपको सॉल्व करके लिखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपकी, क्योंकि एग्जाम में आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं है ना, वहाँ तो आपको। और कैलकुलेटर बहुत मायने रखता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप क्वेश्चन को लगाने की जो एक्यूरेसी वो जो होती है ना, तेज़ी से आप एक कम टाइम में कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पर डिपेंड। चलो ये 7 नंबर हो गया है ना। आइए 8 नंबर देखते हैं। देखिएगा यहाँ 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, है ना। हाँ दिख रहा है, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स नेहा फिनिश्ड 73% ऑफ होमवर्क। मतलब स्कूल के ही समय में, स्कूल में ही नेहा जो है अपने होमवर्क का 73% काम कर लेती है। मतलब बहुत चालाक है, घर पर खेलने का प्लान बना रही है ना। 73% काम कर लेती है। और मीनाक्षी जो है वो अपने काम का 5/8 पार्ट करती है। यहाँ देखो नेहा का जो काम कितना पूरा किया परसेंटेज में दिया है, लेकिन मीनाक्षी का कितना दिया गया पार्ट में। 8 हिस्सा में से वो 5 हिस्सा कर लेती है मीनाक्षी जो है। अब बताओ यहाँ पर हु फिनिश्ड अ ग्रेटर परसेंट ऑफ होमवर्क। बताओ किसने ज़्यादा परसेंट होमवर्क किया है। तो भाई इनका तो मीनाक्षी का पता नहीं है, पता होता तो अभी एकदम देख कर ही बताया जा सकता था, है ना।
जब तक दोनों का परसेंटेज में नहीं पता चलेगा ऐसे तो पता निकल नहीं पाएगा। आओ फिर इसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो नेहा है ना, नेहा फिनिश्ड होमवर्क, नेहा अपना होमवर्क फिनिश करती है 73% और मीनाक्षी कितना फिनिश करती है 5/8। अगर इनका परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, पता है कि नहीं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 62 आ गया, है ना। मतलब नेहा अपना काम 73 करें और मीनाक्षी कितना पूरा कर पाई 62% कर पाई, है ना। यहाँ पर फिनिश्ड होमवर्क ऑफ नेहा का 73 ऑफ मीनाक्षी का कितना 62। इसका मतलब क्या हुआ 73% फिनिश्ड बाई नेहा। नेहा ने जो 73% काम किया है उसी ने तो अपने होमवर्क का ज़्यादा काम किया है, नेहा ने किया है। मीनाक्षी तो कम करे, मीनाक्षी ने कितना किया है 62 किया है। तो कौन सा सही होगा, नेहा वाला सही होगा क्योंकि नेहा ज़्यादा काम की है। समझ में आई इतना? हाँ, मीनाक्षी घूम रही थी, ये कम कर पाए। डन। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कह रहा है रेन फॉरेस्ट आर होम टू 90,000 ऑफ द 2,50,000 आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ क्या है, रेन फॉरेस्ट को संसार में, है ना, प्लांट स्पीसीज वर्ल्ड में 2,50,000 में से 90 लाख जो है ना, ऐसे हैं जो कि घर पर ही उगाए जाते हैं, कॉमन मतलब लोग ऐसे यूज करते हैं। व्हाट परसेंट इन द वर्ल्ड्स आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीसीज, मतलब पूरे वर्ल्ड में प्लांट स्पीसीज की कितनी है जिनको रेन फॉरेस्ट के रूप में पाया जाता है। मतलब ऐसे जैसे 2,50,000 प्लांट की स्पीसीज हैं, उनमें से 90,000 जो हैं रेन फॉरेस्ट में होते हैं, है ना। अब इसी बात को परसेंटेज में बताना, ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। जैसे भाई सिंपल सा, अगर परसेंटेज की बात किया जाए, आगे आप लिख लेना यहाँ पर, है ना, परसेंटेज की बात किया जाए तो 90,000 किस पर है, 2,50,000 में से ही तो 90,000 रेन फॉरेस्ट है। इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ ही जाएगा। सॉल्व करोगे 36 आया। इसका मतलब क्या हुआ 36 ऑफ द वर्ल्ड्स आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। अब 2 लाइन तो लिख ही सकते हैं ना। यस सर। कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। आइए जल्दी से इसे ये चैप्टर करवा दिया जाए जल्दी जल्दी। देखिएगा मधुज रूम मेजर्स, जो मधु का कमरा है ना वो 6/3 का है, मतलब 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। हर कारपेट कवर्स 8 मीटर स्क्वायर, और वो जो दरी बिछाती है सोने के लिए उसमें वो 8 मीटर स्क्वायर है ना, जो एरिया उसका। तो ये बताना व्हाट परसेंट ऑफ फ्लोर इज कवर्ड बाय द कारपेट। तो ये बताना है कि उसका जो कारपेट है ना वो फर्श का कितना परसेंट कवर कर लेगा, फर्श का कितना परसेंट कवर कर लेगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो रूम मेजर्स, जो रूम का मेजर होता है वो क्या होता है 6/3 होता है। अगर यहाँ से एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 6 × 3 18 मीटर स्क्वायर है, और इनका जो कारपेट है वो कितना जगह ले रहा है 8 मीटर स्क्वायर ले रहा है ना, 8 मीटर स्क्वायर वो ले रहा है। तो बताओ एरिया कवर्ड बाय द कारपेट इन परसेंट, कारपेट कितना मतलब फर्श का कितना भाग कवर करेगा। तो भाई पूरे में से कितना भाग कवर करेगा 8 ही। अरे भाई 18 में से 8 पार्ट ही तो कवर करेगा। तो 8 ऊपर लिख दो और किस में से 18 में से, तो 8/18 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करोगे तो 44.44 मतलब 44.44 44.44% जो है उसका कारपेट से कवर हो जाएगा, और बाकी सारा परसेंट क्या रहेगा खाली रहेगा। जैसे होता है ना तखत में, रूम में लोग तखत बिछाते हैं तो कुछ ही एरिया तो कवर होता है, पूरा तो कवर नहीं होता है ना। तो वही इतना एरिया वो कारपेट के द्वारा कवर हो जाएगा। समझ में आया? आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर। जो ह्यूमन बॉडी है ना वो देखा जाए ज़्यादा जो है पानी से बना हुआ है ना, और उसमें इनफैक्ट अगर सचमुच देखा जाए या फैक्चुअल देखा जाए तो लगभग जो पर्सन्स का जो टोटल बॉडी वेट होता है, जितना भी उसका कुल वेट होता है बॉडी का, उसका 67% वो होता है वाटर होता है। जैसे आप 90 किलोग्राम के हैं तो या 100 kg के हैं तो 100 kg में 67% मतलब 67 kg आपका वाटर ही है ना। इफ ज्योति वेट, अगर ज्योति जो है अपना वेट मापती है और ज्योति का वेट जो है 56 किलोग्राम है ना, मतलब बहुत वजन है, 56 kg है, तो ये बताओ उसके शरीर में पानी कितना हो।
है ना। या आप यहाँ पर किसी का भी नाम, अगर राजू का वेट जो है 60 किलोग्राम है तो पानी कितना होगा, है ना। तो भाई ये तो सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए वाटर, बॉडी में वाटर का प्रेजेंट कितना होता है, प्रेजेंट वेट की बात किया जाए तो 67% होता है टोटल बॉडी वेट का। तो 67% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, तो 67% ऑफ, और ज्योति का कितना है 56, तो 67 ऑफ 56 kg। ऑफ मतलब जब हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है ना। अब इसको 67/100 इंटू 56, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 37.52 kg। मतलब इतना 56 किलोग्राम की है ज्योति। 56 किलोग्राम में से 37 किलोग्राम पानी है। ये नियर अबाउट, है ना, जो यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन है उस अकॉर्डिंग। डन, इतना क्लियर हुआ। हाँ, लीटर क्यों नहीं है? लीटर, यहाँ लीटर की बात ही नहीं कर रहा है ना भाई। लीटर यहाँ परसेंटेज की बात कर दिया है ना। हाँ, जब परसेंटेज की बात किया है तो भाई ये कह रहे हैं टोटल बॉडी वेट का 67%। तो देखो 67% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, और ये चीज किलोग्राम में है। देखो ये चीज किलोग्राम में है, यस सर। है ना। तो किलोग्राम में है तो भाई किलोग्राम में ये चीज आपको बताना है। पानी बताना था बस। डन है ना, कितना परसेंट। इतना क्लियर हुआ। आगे चले तो आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, देख लीजिए, इसे कंप्लीट कर ही दो। देखिएगा 3 बैग्स कंटेन 64.2 kg ऑफ वाटर। 3 बैग जो है ना, 3 बैग हैं जिनमें 64, मतलब तीनों बैग में अगर चीनी भर दिया जाए तो 64 kg और 200 ग्राम, मतलब 64 किलोग्राम 200 ग्राम चीनी आएगी, है ना। दूसरे बैग में जो है पहले बैग का 4/5 हिस्सा आता है, मतलब द सेकंड बैग कंटेंट्स 4/5 ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट, है ना। सेकंड बैग पहले से 4/5 भाग चीनी रखता है ना। और थर्ड वाला जो है वो दूसरे का कितना 45 सही 1/2% रखता है। 45 इंटू 1/2% रखता है ना। अब ये सब मैथ की लैंग्वेज अपनी कोड में बोल रहा है। अब ये कह रहे हैं तो बताओ हर बैग में कितना कितना चीनी आएगा, हर बैग में कितना कितना चीनी आएगा। तो भाई सिंपल सा देखो, टोटल जो है शुगर का वेट है 64.2 kg, है ना। और इसको 3 बैग में रखा जा रहा है। मान लेते हैं पहला बैग में चीनी x किलोग्राम है। अब पता नहीं है इसीलिए लेट कर लिया गया, लेट द फर्स्ट बैग कंटेन्स x kg, x किलोग्राम ऑफ शुगर। तो बताओ सेकंड बैग जो है पहले का ही तो 4/5 है, तो 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू x हो गया। थर्ड बैग दूसरे का इतना है ना। तो थर्ड बैग 45 इंटू 1/2% ऑफ द सेकंड बैग, सेकंड बैग का अभी निकाल ही गया, है ना। अब इसको जब सॉल्व कर लिया जाएगा तो यहाँ ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई, इतना आ गया आपका 91/250 x kg आया, है ना। अब तीनों बैग को मिलाकर तो पहले बैग में x किलोग्राम चीनी था, दूसरे में 4/5 x था, तीसरे में 91/250 x था, सब मिलाकर इतना आया। जब इनको सॉल्व किया गया तो x का वैल्यू आपको निकल कर कितना आया, x का वैल्यू आया आपका 29.67 किलोग्राम। सॉल्व करना तो आता ही है ना, नहीं आएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा सेकंड बैग कितना हो गया, 4/, भाई यहीं रख दो 4/5/x, अरे सॉरी 4/5 इंटू x, तो x का वैल्यू रखा गया, कैंसिल किया गया 23, सेकंड बैग में इतना है। थर्ड बैग में कितना है 91x और अपन 250 अभी आपने निकाला भी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया 10.8 kg है। समझ में आई ये चीज। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए इन अ फैक्ट्री देयर आर 35% ऑफ द फीमेल वर्कर, मतलब एक फैक्ट्री में जिसमें 35% जो है फीमेल वर्कर हैं, है ना, फीमेल वर्कर हैं। और जो हैं नंबर ऑफ मेन एक्सीड्स डेट ऑफ वुमेन, जो नंबर ऑफ मेन है, जो आदमियों की संख्या है वो वुमेन से 252 ज़्यादा है ना। तो ये बताओ फैक्ट्री में कुल कितने आदमी हैं। तो भाई देखो फैक्ट्री में, है ना, इन फैक्ट्री द नंबर ऑफ वुमेन्स, ये सब लिख लेना ये शार्ट में, इन फैक्ट्री द नंबर ऑफ वुमेन्स इज इक्वल टू 35%। मेन कितने हो जाएंगे, जब औरतें 35% हैं तो पुरुष कितने होंगे 55%। अरे सॉरी 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि हर चीज़ें कितने परसेंट होती हैं 100, तो 100 माइनस 35 65% हो गई। अब मान लेते हैं टोटल वर्कर जो है एक्स है ना, तो नंबर ऑफ वुमेन एक्स का ही तो 35% होंगे, टोटल का ही तो 35%, नहीं समझे, और नंबर ऑफ मेन टोटल का 65%। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, एक ज़्यादा है ना, अंतर का मतलब,
तो दोनों का डिफरेंस जो है 250 है, मतलब या तो 250 मैन ज़्यादा है या तो 250 वुमेन ज़्यादा है। इतना क्लियर है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकाला गया, यहाँ 65 मैन का और मेल और यहाँ वुमेन का, इनको सॉल्व किया गया, एक्स का मान 840 है। तो मतलब टोटल जो नंबर ऑफ वर्कर हैं वो कितने हैं, 840 हैं, है ना। डन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन। मतलब एक जो है गांव की जो है, एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो कम हो जाती है क्योंकि लोग गांव छोड़कर शहर चले जा रहे हैं, इसलिए कम हो जा रही है। पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, एक गरीबी की वजह से और बेरोजगारी की वजह से, जैसे कुछ आदमी शहर में कमाने के लिए निकल जाते हैं, इससे पॉपुलेशन कम हो जा रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, मतलब इस समय जो टाउन की पॉपुलेशन है 6,31,680 लोग हैं गांव में, है ना, कस्बे में है। लास्ट ईयर माइग्रेशन, अंतिम साल जो माइग्रेशन 4% था, 4% था, है ना, और इसके पहले वाले में 6% था, है ना। तो बताओ अगर ये पिछला वाला जोड़ दिया जाए तो कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, है ना। पिछले 2 साल को लेते हुए कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, देखिएगा यहाँ। देखिए इसे मान लो, लेट द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, मान लेते हैं पी, ये प्रिंसिपल हो गया। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, इतना है, ये तुम्हारा प्रेजेंट अमाउंट है ना। और यहाँ माइग्रेशन पहले साल 4%, दूसरे साल मतलब इसके पिछले वाले में 6% था। अब यहाँ पर ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा, है ना। एज इक्वल टू पी और 1 माइनस आर अपान 100, और यहाँ 1 माइनस आर अपान 100, चूंकि 2 बार माइग्रेशन, 2 रेट परसेंटेज है। जब इनको सॉल्व किया गया और हाँ ए का वैल्यू ये रखा गया, आर का वैल्यू एक बार 4 एक बार 6, है ना। पी का वैल्यू निकाला गया तो पी का वैल्यू तुम्हारा आया कितना, ये चीज़ आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 लाख मतलब 7 लाख आया। इसका मतलब पिछले 2 साल को मिलाते हुए अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 7 लाख था, है ना। लेकिन जब लोग चले गए तो 6,31,680 बचा। समझ में आई ये चीज़, आई होप ये चीज़ डन हो गया होगा, क्लियर है ना। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन, जो कि चैप्टर चेकअप से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर चैप्टर चेकअप आप सॉल्व करते हैं, नए नए क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, है ना।